बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम फैज़ान सलीम है और मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स ICB G63 इस्लामाबाद। और हम आज मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7th के लिए, और चैप्टर नंबर 1 जो बेस करता है सेट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स, जब आप ये लेक्चर देखना शुरू करें अपने यूट्यूब ICB के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, तो काइंडली अपनी बुक्स अपने सामने रख लें। जब आप अपनी बुक सामने रखेंगे तो फिर उसके बाद ही आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। और फिर अपने पास कॉपी भी रखें और उस पर इन चीज़ों को नोट्स करें और फिर इनको एक दफ़ा मतलब रिवाइज भी करें साथ में। सेट्स शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे, और हम बेसिक डेफिनेशंस शुरू करेंगे तो उसके लिए मैंने कुछ डेफिनेशंस पहले ही यहाँ पे पेज के ऊपर लिख ली हैं। और सबसे पहले डेफिनेशन आती है सेट की। ये आपके बुक्स के ऊपर तमाम डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स नोट लिखी हुई हैं, आपने यहाँ से भी देखना है और फिर उसके बाद बुक से भी इन चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है सेट की वो है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड ए सेट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे दो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने कुछ इनकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। ए इक्वल टू अ सेट ऑफ प्लैनेट्स। अब सेट ऑफ प्लैनेट्स, एक तो इसको डिफ़ाइन करने का तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि जब आप इसको सेट की ब्रैकेट में क्लोज़ करें और फिर इसको सेट ऑफ प्लैनेट्स मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखें। जैसे मैंने 2-3 नाम यहाँ पे मेंशन किए, जैसे मार्स, अर्थ, मरकरी, इसी तरह जुपिटर और सो एंड सो। क्लियर? देन उसके बाद मैंने एक और सेट डिफ़ाइन किया, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन मैंने लिखा यहाँ पे। ये मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि मैंने अप टू सो ऑन क्यों लिखा, आप जस्ट थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लें। सेकंड वन मैंने लिखा n इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। हेयर सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मैंने लिखे और यहाँ पे लिखा n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब जब इन डेफिनेशंस, इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं तो यहाँ पे 3-4 तरह की एग्जांपल्स आ रही हैं। यहाँ पे आगे आप सेकंड थर्ड पे डेफिनेशंस भी देखेंगे कुछ और भी, फिर इनको नोटेशंस भी देखेंगे इनकी। हमेशा ये बात याद रखें कि जब आप इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं सेट को, तो उसमें 2 वर्ड्स यहाँ पे एक लिखा हुआ है वेल डिफाइंड और एक लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स कि वो जब आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ सेट ऑफ प्लैनेट्स। तो जब मैं सेट ऑफ प्लैनेट्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे उनको डिफ़ाइन होना चाहिए कि प्लैनेट्स के नाम ही हैं यहाँ पे मैं सेट ऑफ प्लैनेट्स में जब आप लिख रहा हूँ मार्स, अर्थ, मरकरी, अब प्लैनेट्स के नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पे साथ में लिखता हूँ स्टोन, सी। अब स्टोन और सी तो प्लैनेट्स तो नहीं हैं, तो ये कोई सेंस नहीं देगा कि ये कोई सेट होगा, क्योंकि ये फिर उस सेट से निकल जाता है बाहर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब उसमें ये चीज़ तो नहीं आनी चाहिए मरकरी, स्टोन, सी, ट्री, ये सेट को डिफ़ाइन नहीं करते। इसी तरह दूसरी बात कहता है कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन यहाँ पे मैं अर्थ को एक दफ़ा लिख रहा हूँ और फिर 1 या 2 वर्ड्स के बाद, एलिमेंट्स के बाद फिर अर्थ को लिख लूँ, तो वो डिस्टिंक्ट तो ना हुआ, फिर रेपिटिशन आ गए उसके अंदर। सेट के अंदर रेपिटिशन भी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके लेवल के लिए,
ठीक है जी। सेट थ्योरी तो बहुत मतलब बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और डिटेल्ड एक है, उसमें तो नहीं है, आपके लिए बेसिक ये चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि n इज़ इक्वल टू 1 to 3 अप 4 एंड अप टू सो ऑन मैंने डिफ़ाइन किया। अब मुझे 4 के बाद 5 लिखूँगा, 6 लिखूँगा, इसको लिखता जाऊँगा, काउंटिंग करते जाएंगे। अब एक टाइम आएगा कि हम इसको काउंट करना मतलब नहीं कर सकेंगे। जब आप देखें कि आपके पास अनकाउंटेबल है, आप चीज़ को काउंट नहीं कर रहे, तो वो जो मैथ की सेंस में आएगा वो इनफाइनाइट सेट आएगा। इनफाइनाइट सेट मीन अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे भी आपके पास है n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास 5 के बाद एंड हो जाता है, इसके बाद ना तो आप टू सो ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। और ऐसे सेट को आप फाइनाइट सेट कहते हैं। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल और इनफाइनाइट मीन्स अनकाउंटेबल सेट्स। फिर दो चीज़ें और हैं यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स हैं, आप इनको जितने भी सेट के अंदर मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको मैथ की टर्म में हम एलिमेंट्स कहते हैं। और इन एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि जैसे मैं ये लास्ट वाला सेट, इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स दैट कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ये ई की तरह का एक साइन होता है जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू n। यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैं लिख रहा हूँ 6 बिलोंग्स टू n। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि डज़ नॉट बिलोंग, 6 तो इसमें है ही नहीं। तो एलिमेंट को शो करने का तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें कहीं पे आपके पास एग्जांपल आती है, एक सेट दिया हुआ है और उसके नीचे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जैसे उसमें यहाँ पे अगर जिस तरह वो मुझे कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू n, ट्रू और फॉल्स, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास है ट्रू है। और अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि 6 बिलोंग्स टू n, तो आप इसको ट्रू कहें या फॉल्स, तो आप क्या कहेंगे, ये फॉल्स है बिकॉज के 6 डज़ नॉट बिलोंग टू n। सेम ये इम्पॉर्टेंट बात है जो आगे इसकी नोटेशन है कि जब भी आपको सेट को डिनोट करेंगे तो उसको डिनोट करने के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे नेम यूजिंग कैपिटल लेटर सच एज A B C एंड एट्सेट्रा। जैसे मैंने फर्स्ट को कैपिटल A से डिनोट किया, फिर मैंने n से डिनोट किया और यहाँ पे भी कैपिटल n से इनको डिनोट किया। सेट्स बहुत तरह के होते हैं, सेट नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, सेट इवन नंबर्स भी होते हैं, सेट ऑड नंबर्स भी होते हैं, सेट इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स भी होते हैं, सेट ऑफ रैशनल्स भी होते हैं, इररेशनल्स भी होते हैं। तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं और आपके लेवल का कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें आपकी बुक्स में हैं वो वहीं से उन्हीं चीज़ों को उठा के हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेट, उसके बाद आपके पास फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, सेट को नोटेशन डिनोट करने का तरीका, देन बिलोंग्स करने का तरीका, ये आपने देखा। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि आपके पास एम्प्टी सेट, ये हम कर चुके हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट की डेफिनेशन तो आप बुक से देख लेंगे। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं और नल सेट कहते हैं। उसको दो तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है। जैसे मैं ए को लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू, आपने सेट की ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं, इससे डिफ़ाइन कर दिया। या उसके बाद आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5। जब आप 5 लिखेंगे तो 5 को सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने सेट के अंदर लिखा तो इट मीन्स ये गलत हो गया, फिर ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, इट मीन्स के फिर इसके अंदर कोई एलिमेंट है।
यहाँ पे करने के बाद उसके बाद हम आते हैं सबसेट के ऊपर और सुपर सेट्स के ऊपर। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं, साथ में कुछ वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं पेज पे कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें शार्ट होंगी, इसलिए अब आपने इसको डिटेल से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका दे जाऊँगा कि कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। सबसे पहले आपके पास आता है सबसेट और फिर हम आगे उसको डिफ़ाइन करेंगे कि सुपरसेट क्या है। सबसेट की डेफिनेशन ये है, अ सबसेट इज़ सिंपली अ सेट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सेट। अ सबसेट इज़ सिंपली अ सेट, उस सेट को सबसेट कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर उसको देखें तो अ पार्ट ऑफ ए लार्जर सेट एंड दस कंटेन द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जर सेट। एग्जांपल जब हम देखेंगे तो उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स के तौर पे लिखा है। एक मैंने लिखा है सेट x विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। देन मैंने लिखा है a इक्वल टू 1 2 एंड 3 और फिर b लिखा है 3 4 एंड 5। वो कहता है कि सबसेट क्या होता है, एक लार्जर सेट का पार्ट होता है। जैसे अगर आप इस x को देखें तो इस x के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इसमें a को देखें तो इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। अगर हम 1 2 3 को देखें तो ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है, ये अगर आप वापस इस सेट के अंदर जाके देखें तो इसमें देखें 1 2 3 है जी, इसमें 1 भी है 2 भी है और 3 भी है, और इसमें 1 2 और 3 ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं, ये 3 एलिमेंट्स इस सेट x के अंदर मौजूद हैं। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं, वो मैटर नहीं करते कि हैं या नहीं। 1 2 एंड 3 ये आपके पास आ गए इसके सेट। अब देखें जो ए है वो x के अंदर है, मतलब x लार्जर सेट है और a उसका इंटरनल सेट है। ठीक हो गया। जैसे अगर मैं आपको इसको वेन डायग्राम में इस तरह डिफ़ाइन करूं कि एक हमारे पास एक ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये मैं अभी आपको डिफ़ाइन करूं। उसके अंदर ये देखें, ये मेरे पास कोई x है और इस x के अंदर मेरे पास एक a भी है, क्योंकि वो उसके अंदर पाया जा रहा है। इसलिए हम ये करेंगे कि अब हम इसको, अब देखें ये हमारे पास, अगर हम x के एलिमेंट्स लिखें तो वो मेरे पास आ रहे हैं 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। अगर हम इसमें a में देखें तो a में 1 2 और 3 है। अब अगर आप x की बात करें तो 1 2 3 भी है, क्योंकि वो वहाँ पे आ गया, इसलिए हमारे पास सिर्फ 4 और 5 बचेगा। अब ये a जो है वो इस x के अंदर आ रहा है, इसका मतलब है x लार्जर सेट है और a उसका स्मॉलर सेट है। तो हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि a इज़ अ सबसेट ऑफ x। सबसेट को डिनोट करने का तरीका ये होता है कि आप स्मॉल, ये ब्रैकेट, ये जब आप लेस और ग्रेटर भी लिखते हैं तो वो भी इसी सेंस में जा रहा होता है, और साथ में इक्वल का साइन, ये सबसेट को डिफ़ाइन करता है। इसका मतलब हुआ कि a सबसेट हुआ x का, तो जब a सबसेट हुआ x का तो x क्या हुआ, लार्जर सेट हुआ ना। तो जब x लार्जर सेट हुआ तो फिर जो लार्जर सेट होता है इसको हम सुपर सेट कहते हैं। उसका जो स्मॉलर सेट हुआ वो सबसेट हो गया, जो उसका जिस सेट में से सबसेट निकला है उस सेट को हम क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। सिमिलरली मैंने एग्जांपल 2 भी दिखाई है यहाँ पे कि b लिखा हुआ है 3 4 एंड 5। अगर 3 4 5 को देखें तो ये हमारे पास है 3 4 5 भी x के अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन a के अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन 4 5 नहीं है, इसलिए ये उसका सबसेट नहीं हो। तो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि b क्या हुआ, सबसेट हुआ किसका, x का, और x क्या हुआ, सुपर सेट हुआ हमारे पास, x इज़ अ सुपर सेट। एंड
बी इज़ द सबसेट। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आएंगी तो और बेहतर आपको समझ आती रहेगी। यहाँ तक सबसेट की एग्जांपल आ गई हमारे पास, सबसेट और सुपरसेट की। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, जैसे आप डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर आपको सबसेट की समझ आई है तो फिर आगे आप प्रॉपर सबसेट भी समझ सकते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी समझ सकते हैं। प्रॉपर सबसेट की सिंपल डेफिनेशन हम ये लिखते हैं, अ प्रॉपर सबसेट इज़ एनी पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। द सेट इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। कहता है कि अगर आप किसी भी सेट के अगर आप कोई पॉसिबल सबसेट लिख लें और उन पॉसिबल सबसेट में से वो जो पूरा सेट है उसको छोड़ के रिमेनिंग जितने भी सेट होंगे वो आपके पास प्रॉपर सबसेट होंगे, और जो सेट इटसेल्फ होगा वो आपके पास इम्प्रॉपर क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसको एग्जांपल से आप इसको अंडरस्टैंड करें। इसकी हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक सेट आ गया। फ़र्ज़ करें एक सेट है A इक्वल टू 1 एंड 2। अब आप देखिएगा जो पॉसिबल सबसेट्स होते हैं ना वो मैं पहले लिखता हूँ। पॉसिबल सबसेट्स पहले हम पॉसिबल सबसेट्स लिखते हैं इसके, फिर हम उसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में शो करेंगे। अब देखें पॉसिबल सबसेट जो होता है ना उसका जो एम्प्टी सेट होता है वो भी आपके पास उसका सबसेट होता है। एम्प्टी को डिफ़ाइन करने के दो तरीके हैं। उसके बाद 1 इसका सबसेट है क्योंकि 1 उसके अंदर मतलब लार्जर सेट का पार्ट है। 2 भी उसके अंदर है, वो भी इसके लार्जर सेट का पार्ट है। और फिर उसके बाद जो इटसेल्फ सेट होता है वो भी सबसेट होता है, तो वो भी 1 2 भी उसका सबसेट हो गया। यहाँ पे दो चीज़ें आपने नहीं देखी। एक, हर एक सेट का जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है। हर सेट का, दोबारा बता रहा हूँ, हर सेट का एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है, और दूसरा हर सेट का इटसेल्फ सेट भी सबसेट होता है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। कहता है वो डेफिनेशन में ये कहता है कि अ प्रॉपर सबसेट इज़ एनी पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। जितने भी पॉसिबल सबसेट बन रहे होंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे, सिर्फ उसको छोड़ के जो सेट इटसेल्फ होगा। अब इनमें से इटसेल्फ कौन सा है? दिस वन। इटसेल्फ को छोड़ देंगे, रिमेनिंग जो होंगे ये वाले जो होंगे ये आपके पास क्या होंगे? प्रॉपर होंगे। तो इसको हम इन सब को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, और इसको आप कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया जी? दोबारा बता देता हूँ। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाई है, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। A इक्वल टू 1 2 इसके पॉसिबल सबसेट, वैसे तो सामने तो आपको नज़र आ रहा है 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, 2 तो आपको सबसेट से क्लियर हो गए थे। तीसरी और चौथी चीज़ हमने ये किया कि हमने इटसेल्फ सेट लिखा, वो भी इसका सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट है, जो खाली सेट होता है, उसको दो तरीके से लिखा जाता है। या तो फाई से लिखा जाता है, इसको फाई पढ़ा जाता है, या फिर इसको एम्प्टी सेट से, जो आप अगर आपको नहीं समझ आ रही तो या तो बुक देख लीजिएगा, और या फिर लेक्चर को थोड़ा सा पॉज करके पीछे से देख लीजिएगा रिवाइज़ करके, कि उसमें मैंने बताया आपको प्रॉपर सबसेट और फिर इम्प्रॉपर सबसेट का, सॉरी उसमें एम्प्टी सेट का बताया आपको, और नल सेट जिसको कहते हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो की है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स एक ज़्यादा ले लिया। वो ये था
कि a इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब 1 2 3 लिया तो फिर यहाँ पे जैसे वहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिए थे तो वहाँ पे 4 उसके सबसेट बने, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 ले लिया तो डेफिनेटली इसके सबसेट ज़्यादा बनेंगे। जैसे अगर देखें तो एम्प्टी सेट यहाँ पे मैंने सेट की फॉर्म में लिखा है, एम्प्टी को वहाँ पे मैंने 5 लिख दिया था। यहाँ पे 1 सबसेट हो गया जी, 2 सबसेट, 2 उसका एलिमेंट हुआ ना, बड़े सेट का छोटा सेट है तो सबसेट हो गया, 3 सबसेट। अब हम 1 एलिमेंट से निकल आए, 1 एक एक करके हमने ले लिए, अब 2 का पे लेंगे, 1 2 1 3 2 3। अब ये मैंने 2 का कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि 3 का आना है और 3 का तो एक ही आएगा, जब 3 का एक ही आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपके पास है, वही सेट आ जाएगा। जब वही सेम इटसेल्फ सेट आएगा तो वो अभी मैंने आपको बताया कि वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और ये जो रिमेनिंग्स जितने भी होंगे ये सारे क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर की भी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये डेफिनेशंस बेसिक ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलें ये डिटेल से कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। कुछ और डेफिनेशंस आपके पास आती हैं, इसकी और भी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, वो आप काइंडली बुक से देख लेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट की सिंपल सी डेफिनेशन है, फिर मैं बता भी देता हूँ। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट that contains all relevant elements in a particular situation. For example, when we search for prime numbers, we revise through the entire set of whole numbers. The universal set is the set of whole numbers for the situation. मतलब यूनिवर्सल सेट ये होता है कि उसके अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स भी आ रहे होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, और ये कंबाइन जब आप और मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से आप यूनिवर्सल सेट को उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जब मैं एक सर्कल, जब मैं एक रेक्टेंगल की शेप यहाँ पे अभी भी मैंने आपको बताया बनाई है, तो वहाँ पे उसको डिफ़ाइन किया है कि एक यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर एक्स भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। उसके बाद आपके पास आता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ये जिस तरह मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है, इक्वल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर वो सेट्स होते हैं, जैसे 2 सेट्स होंगे तभी हम डिफ़ाइन कर सकेंगे कि इक्वल है या इक्विवेलेंट है। इक्वल सेट्स वो होते हैं कि जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स शो हो रहे हैं वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे मैं आपको पेज के ऊपर करके बताता हूँ। जैसे a इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड b इज़ इक्वल टू 2 1 एंड 3। ये आपके पास इक्वल हैं या नहीं है, इसके लिए आपने 2 चीज़ें इनमें देखनी हैं। 2 चीज़ें क्या देखनी है? नंबर 1 ये देखना है कि आप उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं उसके, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए आर 3। देखिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये शो करने का तरीका ये है कि 1 2 एंड 3 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी आर आल्सो 3। सीक्वेंस इसकी चेंज होने से इस सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस चेंज हो सकती है। जैसे 1 2 3 है, वहाँ पे 2 1 है 3 है, पर है तो 2 1 और 3, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 है। तो 2 चीज़ें आपने देखनी है कि एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरी चीज़ कि उनके जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 1 2 3 है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, इसके भी 3, यहाँ पे 4 5 6 लिखा हो तो इसके भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी उतने ही होंगे, पर ये नंबर ऑफ़ डिफरेंट होंगे, इसलिए उसको इक्वल सेट नहीं कहेंगे। इक्वल तभी होगा जब एलिमेंट्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, देन हम उसको कहेंगे ए इज़ इक्वल टू बी।
जब कोई सेट इक्वल होता है तो वो इक्विवेलेंट भी हो जाता है, क्योंकि इक्विवेलेंट में उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बस सेम मतलब इक्वल आना ज़रूरी है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ a इज़ इक्वल टू a b एंड c एंड b इज़ इक्वल टू x y एंड z। अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम है, पर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो आपस में सेम नहीं है। यहाँ पे a b c है, यहाँ पे x y z है। ये इक्वल तो नहीं होंगे, a नॉट इक्वल टू b, पर ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, और ये आपने इसकी एग्जांपल्स बुक से भी देख लेनी है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें कर लेंगे। इसकी लास्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को आज क्लोज़ करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट मतलब वैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हों। ओवरलैपिंग मीन्स जो एक दूसरे के ऊपर आए हुए हों। जैसे a इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3, b इज़ इक्वल टू 4 एंड 5। अब देखें अगर a के सेट देखे जाएं तो ये 1 2 एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, b के देखे जाएं तो 4 एंड 5 है। तो नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक हो गया। जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कौन सा सेट हुआ, ये डिसजॉइंट हो गया, ठीक है जी। टू सेट्स A and B are disjoint sets if both sets having no common element। ऐसे सेट्स दो जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है, ठीक है। और इसको वेन डायग्राम से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, और ये सिंपल मैंने सेट की फॉर्म में भी डिफ़ाइन किया है। एंड अदर वन इज़ कि इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज़ इक्वल टू 3 4 5। ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा ही कॉमन आने चाहिए, कोई एक नंबर भी अगर कॉमन आ जाए तो तब भी वो ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 के साथ 4 और 5। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनमें सेम है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें ओवरलैपिंग की, सिंपल सी है कि आपके पास कौन से होंगे, कॉल्ड ओवरलैपिंग देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट्स, नाइदर ऑफ द सेट इज़ द सबसेट ऑफ द अदर सेट। मतलब सिंपल आप याद रखें कि उसमें एक एलिमेंट भी कॉमन हो सकता है और एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जब भी आप इस लेक्चर को, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो काइंडली अपनी बुक अपने साथ रखें और उसको साथ रखते हुए इस लेक्चर को देखें। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से अच्छी समझ आएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।